नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी अंगस्तान में। दर्शकों, हेल्दी अंगस्तान के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक आपके शरीर में पनप रही हर बीमारी के बारे में जानकारी और उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते रहे। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे आपके शरीर के एक अहम हिस्से के बारे में। जी हाँ, हम आपकी आंखों के बारे में बात करेंगे। आपकी आंखों में जिस तरह से अगर देखा जाए तो आप आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं, और ऐसे में अगर 2 मिनट के लिए भी आपकी आंखें बंद कर दी जाए तो आपको जो है असहाय महसूस होगा, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और ऐसी ही एक बीमारी है जिससे आप, अगर वो आपकी आंखों में होती है तो आपकी रोशनी जो है वो चली जाती है। और हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद की। तो मोतियाबिंद के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पूनम जैन, जो कि सीनियर आई सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ नमोकार आई सेंटर, अशोक विहार, दिल्ली से हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल में। धन्यवाद पूजा, और सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैम, जिस तरह से आज हम अपनी आंखों के बारे में बात करेंगे और आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम मोतियाबिंद के बारे में बात करेंगे। मैम, पहला सवाल मेरा यही है कि मोतियाबिंद क्या होता है और कैसे होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आँखें हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम दुनिया देखते हैं। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो नेचुरल लेंस, जो प्रकृति और भगवान ने हमारी आँख में फिट किया है, जो कि हमारी लाइट को फोकस करता है और हम साफ साफ देख पाते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। लेकिन धीरे धीरे वो लेंस में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो वो धुंधलापन या ओपेसिटी जो आती है और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है नेचुरल लेंस की, उसे हम कहते हैं मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद या फिर कैटरैक्ट। जी मैम, अगर हम देखें तो इसके कितने प्रकार होते हैं? जिस तरह से आपने अभी बताया कि सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, तो कितने इसके प्रकार होते हैं मोतियाबिंद के? पूजा, मोतियाबिंद तो एक ही प्रकार का होता है, सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। बट क्योंकि हिंदी में वो कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, काला मोतियाबिंद भी पेशेंट्स आके पूछते हैं कि काला मोतिया, लेकिन वो मोतियाबिंद नहीं है। काला मोतिया या ग्लूकोमा एक अलग बीमारी है जिसमें कि जितनी रोशनी चली जाती है वो फिर वापस नहीं आ पाती है। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक इरिवर्सिबल विजन लॉस कॉज करती है जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। लेकिन हम अगर सफ़ेद मोतिये की बात करें, कैटरैक्ट, तो वो एक ही प्रकार का होता है। ये बात अलग है कि ज़्यादातर वो एज रिलेटेड होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे उसके साथ पैदा होते हैं या बचपन में भी मोतियाबिंद हो सकता है, जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। उसके कारण अलग हैं। जी मैम, आपने बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से लोग जो है टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट जो है गूगल में भी सर्च करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाके पता करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो एक जो काले मोतियाबिंद की बात होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और सफ़ेद मोतियाबिंद जो होता है जिस तरह से, वो बिल्कुल अलग है। मैम, अगर देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति है, जिस तरह से आपने बताया कि एक एज फैक्टर भी है इसमें, जो बुजुर्ग होते हैं, जो धीरे धीरे एज जो है वो बढ़ने लग जाती है, तो ऐसे में किस तरह से हम देखें कि जो मोतियाबिंद है उसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में किस तरह से कोई जो मरीज है वो पता कर पाएगा कि वो मोतियाबिंद से गुजर रहा है? मोतियाबिंद में धुंधलापन दिखाई देने लगता है। बिल्कुल शुरुआत में हो सकता है कि जल्दी जल्दी किसी का चश्मे का नंबर बदल रहा हो और उसे ऐसा लगने लगे कि उसे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और थोड़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। मोतियाबिंद लेंस के किस पार्ट में सबसे पहले शुरू होता है, उसके अनुसार उसके लक्षण थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा ग्लेयर फील हो सकती है। ग्लेयर यानी कि चौंधा लगना। जैसे पेशेंट का कहना ये रहता है कि जैसे ही वो धूप में निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा चौंधा लगता है, या रात को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से लाइट पड़ती है और इतनी ग्लेयर पड़ती है, इतना चौंधा लगता है कि उन्हें आँख बंद कर लेना पड़ता है। कभी कभी इसका लक्षण ये हो सकता है कि उसको मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि पॉलियोपिया, यानी एक जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं उसके आसपास मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे सकती हैं। एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है उसका विजन लॉस या डिमिनिशन ऑफ विजन, विच इज़ पेनलेस। मोतियाबिंद में पेन नहीं होता और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी रोशनी कम होती जाती है। जी
मैम आपने ये जो पेन वाली बात कही, इससे पहले भी हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े थे हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि अगर जिस बीमारी में दर्द नहीं होता तो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ। और जो आँख है हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, हमें दिखाई देता है उससे, और उससे हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। लेकिन जब ये बीमारी पनप रही होती है, जैसे आप बता रहे कि पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, और ऐसे में जो है लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर किसी तरह से मोतियाबिंद, जिस तरह से आपने इसके लक्षण बताए, अगर वो आपके आंखों में, जो कि मरीज है उसकी आंखों में मोतियाबिंद होने लग गया है, तो हम देखें तो इसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? किस तरह से हमें जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर है, उनसे संपर्क करना चाहिए? ये बात तो सही है कि मोतियाबिंद से पेन नहीं होता, पर अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि दिखाई धुंधला देता है तो पेशेंट अक्सर उसको इतना इग्नोर नहीं करता, और कम दिखने की वजह से और स्पष्ट ना दिखने की वजह से डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं पेशेंट। शुरुआत में हम उनको पूरी तरह एग्जामिन करके ये डिसाइड करते हैं कि अभी उनको सिर्फ चश्मे से ही काम चलाना चाहिए या उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन के लायक हो गया है। एक और अच्छी बात यह है कि मोतियाबिंद से जो रोशनी चली जाती है वो कम्प्लीटली क्योरेबल है, टोटली रिवर्सिबल है, प्रिवेंटेबल नहीं है। मैं समझती हूँ, मुझे शायद इसको और क्लियर कर देना चाहिए कि मोतियाबिंद को बनने से हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन मोतियाबिंद से जितनी रोशनी कम हुई है या चली गई है, वो पूरी की पूरी वापस आ जाती है जब उसका ऑपरेशन होता है और उसका इलाज हो जाता है। जी मैम, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि मोतियाबिंद का जब इलाज हो जाता है तो रोशनी जो है वो आ जाती है, तो अब हम ऑपरेशन की बात करें, सर्जरी की बात करें, तो अगर कोई पेशेंट है वो आपके पास आया है, उसने बताया है कि उसको धुंधला दिखने लग गया है या उसको कम दिखने लग गया है, जिस तरह से लालपन आपने बताया कि धूप में उसको कहीं ना कहीं धुंधला दिखता है, तो ऐसे में कब उसको कहा जाता है कि अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और अब आपको सर्जरी करानी चाहिए? जी, मोतियाबिंद को हम आजकल की आधुनिक तकनीक से किसी भी स्टेज पर सक्सेसफुली एंड प्रिडिक्टेबली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट कराने का बिल्कुल सही वक्त तब है जब वो इतना हो जाए कि पेशेंट की डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, जो पेशेंट के प्रोफेशन और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम हो सकता है। यानी कि कोई जो थोड़ा सा यंगर पेशेंट है, जिनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो रात को ड्राइव भी करते हैं और सब तरीके की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की थोड़ी जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है, बजाय उसके कि अगर कोई ज़्यादा ओल्डर पेशेंट हैं और वो घर में ही कन्फाइंड रहते हैं, तो हो सकता है कि वो लंबे समय तक ऐसा महसूस ना करें कि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो जैसे ही उनकी डे टू डे एक्टिविटी पर असर आने लगे बिकॉज ऑफ पुअर विजन, वो ही एक सही टाइम है ऑपरेट करने का। मतलब जैसे कि मैम आपने पहले भी बताया था, हम दर्द की बात कर रहे हैं कि आपने बताया था कि जो बीमारी है इसमें दर्द नहीं होता है, जिसको भी पेशेंट को ही बीमारी होती है, और आपने ये भी अभी क्लियर कर दिया कि किस तरह से जो है ऑपरेशन आप किस पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जो जिसको बहुत ज़रूरी होता है कि उसको ड्राइव करना होता है रात को, या फिर जो ज़्यादा एज के जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं किया जाता। लेकिन मैम अगर सर्जरी की बात करें तो लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं सर्जरी को लेकर कि अगर हम ये सर्जरी कराएंगे तो उसके बाद जो है हमारी आईज में प्रॉब्लम होगी, या किसी भी प्रकार का जो मिथ है उसको लेकर लोगों के मन में ये सवाल होते हैं। तो किस तरह से जो है सर्जरी के बाद जो है पेशेंट जो है इससे रिलीफ उसको मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है सर्जरी के बाद? मोतियाबिंद की सर्जरी एक बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल प्रोसीजर है, जिसमें अगेन पेशेंट को पेन नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। आजकल तो हम बगैर स्टिच वाला ऑपरेशन करते हैं और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, जिसे हम स्टिचलेस कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, जिसे हम पेनलेस विदाउट इंजेक्शन वाली कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। और मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ कि हम ऑपरेशन हर स्टेज पर ही सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि नहीं आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। हम ऑपरेशन किसी भी एज में मोतिये की किसी भी स्टेज पर बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं बाय डूइंग दिस स्टिचलेस कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें कि हम एक छोटा सा कट लगाते हैं
और हम अपनी फिको इमल्सिफिकेशन विधि के द्वारा आँख के अंदर उस मोतिये को हम इमल्सिफाई कर देते हैं, यानी उसको हम घोल देते हैं और उसी छोटे से कट से हम मोतिये को निकाल देते हैं और वहीं पे हम एक आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं, जिसके बाद पेशेंट को बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत जल्दी उसकी विज़न की रिकवरी होती है और तकलीफ़ नहीं होती है। तो मोतियाबिंद तो डरने लायक ऑपरेशन है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने रिकवरी की बात करी तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर हम ऑपरेशन करा रहे हैं और रिकवरी के टाइम के बाद या उससे पहले या उस वक्त जब हम जो ऑपरेशन करवा रहे हैं उसके बाद हम क्या हमें खाना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी लाइफ जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, क्या इसमें भी किसी तरह का सजेशन जो है वो डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है पेशेंट को? जी, बहुत सारे पेशेंट्स जो मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए आते हैं वो या तो डायबिटिक हैं या उनको बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ और डिजीज़ेस हैं। उसकी वजह से अगर उनको कुछ खाने पीने में कुछ प्रतिबंध लगाया गया है उनके फिजिशियन द्वारा, तो बात अलग है। कैटरेक्ट सर्जरी का जहाँ तक सवाल है, ना सर्जरी से पहले और ना सर्जरी के बाद खाने पीने में या किसी भी रूटीन एक्टिविटी की मनाही नहीं है। और हाँ, ऑपरेशन से पहले हम चेक कर लेते हैं, उसका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए और बाकी की उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी नॉर्मल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मैम, शुरुआत में ही आपने बताया था कि जो है लोगों के मन में रहता है, हालांकि ज़्यादातर जो है बुज़ुर्ग ही इससे कहीं ना कहीं उनके आंखों में मोतियाबिंद पाया जाता है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो कहीं पे मैंने पढ़ा था कि बच्चों में भी ये पाया जाता है और ऐसे में कई बार बच्चों की जो है आंखें चली जाती हैं। तो बच्चों को मोतियाबिंद होने के क्या कारण होते हैं? बच्चों के मोतियाबिंद के कारण कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में माँ को कुछ डिजीज़ हुई थी और बच्चा पैदा ही मोतिया लेके होता है, जिसे हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। कंजेनाइटल कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, तो उसकी वो आँख सुस्त हो जाएगी, लेज़ी हो जाएगी। और अगर उसका ऑपरेशन हमने बहुत लेट कर दिया तो कितनी भी अच्छी सर्जरी करा लीजिए, लेकिन हम उसकी विज़न को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आई लेज़ी हो चुकी है। ऐसा जनरली तब होता है जब एक आँख सही है और दूसरी आँख में मोतिया है। कई बार उसका डायग्नोसिस ही लेट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि बच्चा एक ही आँख से देख रहा है। तो हर बच्चे का एक आई चेकअप, मैं समझती हूँ 4 to 5 ईयर्स में, चाहे उसे कोई तकलीफ़ है या नहीं है, उसका एक चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि वो एक आँख से ही देख रहा है या एक आँख को बार बार बंद कर लेता है या उसकी आँख में कुछ तिरछापन दिखाई देता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बारी पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग घर में कह देते हैं कि नहीं वो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको उसका चेकअप करवाना ही चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि कैटरेक्ट बचपन से या पैदाइशी होता है और वो फैमिली में चलता है। ऐसा है तो छोटे बच्चे का जल्दी से जल्दी आई चेकअप करवाना चाहिए। और अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि उसके मोतियाबिंद है, तो उसकी सर्जरी हर हालत में आपको करवानी चाहिए। और उसके बाद भी जो उसका लेज़ी आई का ट्रीटमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए। जी। और मैम, क्या क्योंकि एक जगह ऐसा एक वीडियो में या कहीं कि एक जगह मैंने देखा था कि चोट लगने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आंखों में चोट लग जाती है खेलते वक्त या कैसे भी, और वो पेरेंट्स को नहीं बताता और ऐसे में धीरे धीरे उसको जो है वो दिखना बंद हो जाता है और बाद में पता चलता है कि मोतियाबिंद उसकी आंखों में हो गया था। बिल्कुल सही। ट्रॉमा या इंजरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है मोतियाबिंद का, बच्चे हों चाहे बड़े हों। और अगर उसको मोतियाबिंद हो गया है तो ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है। और विज़न अगर कैटरेक्ट की वजह से ही ड्रॉप हुई है तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कंप्लीट रिकवरी एंड गेन ऑफ विज़न पॉसिबल है बाय गेटिंग सर्जरी डन। जी
मैम ये तो हमने मोतियाबिंद की बात कर ली, लेकिन अगर देखा जाए आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं और मैं आपसे आईज के बारे में बात करूं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है। बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और जो है उसके बाद से ही 4-5 साल में आते आते ही उसको जो है चश्मा लग जाता है। प्री स्कूल में ही उसको चश्मा लग जाता है। तो इसकी क्या वजह है? बच्चों को आखिर इतना कम जो है उनकी आंखें कमज़ोर कैसे होती जा रही है? ये आपने बहुत अच्छा पहलू उठाया पूजा। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न होता जा रहा है हम लोगों के लिए कि छोटे बच्चों को छुटपन में ही चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें बहुत हद तक हमारे लाइफस्टाइल को दोष दिया जाना चाहिए। और इस पैंडेमिक के बाद तो मैं कहूँगी कि ये शायद हमारा नेक्स्ट पैंडेमिक है, मायोपिया पैंडेमिक, कि ज़्यादा बच्चे चश्मा लगाएंगे। जब बच्चों को, जब उनकी नज़र डेवलप हो रही होती है, छोटे बच्चों को, उनको दूर की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी आउटडोर एक्टिविटी इम्प्रूव होना चाहिए, जिसमें धीरे धीरे आजकल कमी आती जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि कई बारी छोटा सा बच्चा होगा और वो यूट्यूब और वो सब सारा दिन देखता रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए शायद उसको देखना चाहिए, लेकिन अगर आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की रिस्ट्रिक्ट की जाएगी तो उनकी दूर की विज़न अच्छी डेवलप नहीं होगी और वो शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया यानी चश्मे की उनको ज़रूरत पड़ने लगेगी। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएं और बहुत जल्दी अर्ली वो नियर विज़न में उनको ना स्टिमुलेट किया जाए, ना उनको एंकरेज किया जाए, तो तभी उनकी आंखें थोड़ी स्वस्थ रह सकेंगी। और सभी बच्चों का एक प्री स्कूल में आई चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। मैम और जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीच बीच में भारत में या फिर भारत के तमाम राज्यों में एक बीमारी फैलती है जिसे आई फ्लू कहा जाता है, और उसमें अक्सर देखा गया है कि अगर एक को होती है तो दूसरे को होती है। तो इस प्रकार से ये जो फ्लू होते हैं, आई फ्लू हो गया या किसी भी तरह के जो फ्लू होते हैं, इनसे क्या आँखें कमज़ोर होने और कहीं ना कहीं अगर बोले तो दृष्टिहीन होने का खतरा भी बढ़ जाता है? जो आम भाषा में आई फ्लू है वो एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है जो कि एक एपिडेमिक की तरह से फैल जाता है सम पर्टिकुलर सीजन्स में। और क्योंकि हर एक वायरल डिजीज़ कम्युनिकेबल है, अब ये तो सभी जानते हैं, इसी तरीके से आई फ्लू भी लोगों की सावधानी ना लेने की वजह से हो जाता है। ये एक भ्रांति है कि आँख में देखने से हो जाता है, नहीं। जिसको आई फ्लू है वो बार बार अपनी आँखों को रब करता है, कभी हैंकी से पोंछा और हैंकी को बेड पे रख दिया, फिर बेड पे किसी ने टच किया, उसको हाथ लगाया या उन्होंने हाथ लगा लिया अपनी आँख पे, इस तरह करके कम्युनिटी में वो तेज़ी से फैल जाता है। बट डेफिनेटली वो एक दृष्टिहीनता का कारण नहीं है। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ जिसका कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो टाइम पे होता है लेकिन ट्रीट भी हो जाता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा कारण फॉर दृष्टिहीनता नहीं। जी मैम, और जिस तरह से अगर हम आँखों की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि जो लोग हैं अपने आँखों में आई ड्रॉप जो है बिना किसी स्पेशलिस्ट को सजेस्ट करे बिना वो खुद भी आई ड्रॉप जो है अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। और अक्सर देखा गया है कि लोगों की आँखों में जलन हो रही है, किसी भी प्रकार का उन्हें ऐसा लग रहा है कि आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। जो कि हम हर एपिसोड में बात करते हैं कि हमारे जो भारत में लोग होते हैं जो घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं, चाहे वो अगर किसी शरीर में कोई भी हिस्से में दर्द हो रहा हो तो पेन किलर ले लेते हैं। ऐसे ही वो आंखों के साथ भी करते हैं, गुलाब जल डाल लेना या फिर आंखों में आई ड्रॉप डाल लेना। क्या ये कितना सही है? क्या लोगों को ये करना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल्फ मेडिकेशन आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और अभी हमने आई फ्लू की बात की थी। आई फ्लू में जो हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं ना, वो ज़्यादातर तब होती हैं जब वो किसी केमिस्ट से या किसी अनजान व्यक्ति से पूछ के कोई भी दवाई डाल लेते हैं और उसका नुकसान हो सकता है उनकी आँख में। तो सेल्फ मेडिकेशन एटलीस्ट आँख में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आँखें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन हैं। आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना डालें। और ये जो गुलाब जल, मैं कहूँगी गुलाब जल पर से अगर देखा जाए तो आँख को नुकसान नहीं पहुँचाता। हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है उसके बारे में। लेकिन हमें जो गुलाब जल मार्केट में मिल रहा है, जो आप घर में बहुत दिनों से रख के बैठे हैं, क्या वो प्योर है? क्या वो प्रिजर्व्ड है?
कितना पुराना हो चुका है, कहीं उसमें कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ग्रो तो नहीं कर रही है। इसलिए गुलाब जल कोई जब आई ड्रॉप्स बनाई जाती हैं तो हम उसकी हर तरीके से स्टरलिटी का ध्यान रखते हैं और बड़ा क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। तो गुलाब जल का क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई वो फेस पे लगाने वाला गुलाब जल बहुत दिन से रखा था उसको उठाया और आँख में डाल दिया। तो हम देखते हैं समय समय पे कि उसका नुकसान होते हैं पेशेंट्स को। बिल्कुल, और लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए क्योंकि आंखों की बात है और आंखों से ही हम पूरी दुनिया देखते हैं, जो कि हमने शुरुआत में ही कहा था। मैम यहाँ पे एक सवाल ये भी है, जिस तरह से हमने चश्मे की बात करी थी, आजकल बहुत ऐसे स्टोर बन गए हैं, मैं हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे लोग अपने आप ही आई चेकअप कराते हैं। वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो कि उनको बताते हैं कि आपको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, और वो आई स्पेशलिस्ट के पास ना जाके वहीं पे अपना चश्मा, अपनी आई टेस्ट कराते हैं और वहीं पर अपना चश्मा ले लेते हैं और सालों सालों तक चश्मा पहनते हैं और नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी आंखें जो है किस तरह से कमज़ोर हो रही हैं या उनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को किस तरह से जो है इसके लिए आप सतर्क करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि उन्हें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल शॉप्स हैं, जनरली उनमें जो लोग नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। आप ये ज़रूर पता कर लें कि जो आपको चश्मे का नंबर दे रहे हैं वो ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या नहीं। तो वो भी एक पैरामेडिकल ट्रेनिंग के थ्रू ही आए होते हैं एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन गिविंग नंबर। तो उनके द्वारा नंबर दिया जाना कोई गलत नहीं है। और ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट जनरली ये पहचान लेते हैं कि पेशेंट को सिर्फ चश्मे की ज़रूरत नहीं है, और जो भी वो उनमें से जो भी सही ट्रेंड पीपल हैं दे विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप जाइए और किसी आई के डॉक्टर को दिखाइए। हमारे देश में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जिसको भी नज़र कमज़ोर है वो इमीडिएटली भागा भागा आई सर्जन के पास ही जाए। वो इसीलिए ये ऑप्टोमेट्री इज़ मतलब ऑथेंटिक एंड डेफिनेट ब्रांच। जी मैम, और मैम हम हर बीमारी में बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि हमारे हर शरीर को और हर शरीर के हर हिस्से को जो है अलग तरीके का कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार चाहिए होता है। और अगर हम बात करें आँखों के लिए, तो हमें आँखों के लिए क्या किस तरह का जो है खाना पीना रखना चाहिए और किस तरह से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने चाहिए? ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आहार को पौष्टिक के अलावा मिनरल्स, विटामिन्स और पिगमेंट्स की, ख़ास तौर से आँखों को पिगमेंट्स की ज़रूरत है। स्पेशली एक बीमारी होती है रेटिना की जिसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जिसमें कि हमारा जो मेन आँख का देखने का तारा है, जो कि आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेटिना का, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। तो वो एक इरिवर्सिबल परमानेंट लॉस ऑफ विजन कॉज कर देता है। उससे बचाव के लिए पेशेंट को पिगमेंटेड आइटम्स, यानी कि जैसे लाल पीला कलर की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब उनको लेना चाहिए। हमारे कुछ स्पेशली बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा ध्यान अनाज और दूध पर ही रहते हैं निर्भर, तो वो मैं कहना चाहूँगी कि हमें सैलड और फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों को जिनको चश्मा लग गया है उनमें हमेशा पेशेंट सवाल पूछते हैं कि नहीं ये खाने पीने में इनको क्या दें, क्या विटामिन दें, क्या टैबलेट्स दें। हम कोई भी ऐसी खाने की दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर रिमूविंग ग्लासेस या उनका नंबर कम हो जाए। लेकिन यस, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पर्दे की, रेटिना की हेल्थ के लिए आपको एक कंप्लीट हेल्दी डाइट लेना विच हैज़ गॉट विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़रूरी है। मैम, एक आखिरी संदेश जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगी कि आँखें सबसे अनमोल देन हैं और अपनी आँखों का पूरी तरह से आप ध्यान रखें। और आँखों की बीमारियों को हम डॉक्टर लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, तो कतराएं नहीं और नेत्र विशेषज्ञ के पास आएँ। अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है, सर्जरी कराएं और अपनी आँखों को हेल्दी रखें, अच्छा देखें और हमेशा देखें।
जी बिल्कुल, अच्छा देखें और हमेशा देखें। तो हमारे साथ डॉक्टर पूनम जैन थी, जिन्होंने हमें आंखों की बीमारी के बारे में और आंखों के बारे में बहुत कुछ बताया। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगली बीमारी के बारे में जानेंगे, उसके उपचार के बारे में जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।